हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजीज मीन्स अ प्रॉपर प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होगा, मीन्स लॉन्ग टर्म होगा। एक्चुअली जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं लिमिटेड कर सकते कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो। जैसे हमने ये पढ़ा ना कि डेवलपमेंट के साथ साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बट इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स लिमिटिंग और बाउंडिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स कि आप जितना भी कर रहे हैं उसको बेस्ट वे में करें। इट मीन्स इसका मोटिव सिर्फ क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो बट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो रिसोर्सेज का। इट मीन्स हमारा मेन मोटो क्या है, रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना जिससे डेवलपमेंट का लेवल मैक्सिमाइज हो सके। हम सिर्फ इसी मोटिव से वर्क करते हैं। सो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, किस तरीके से हम डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज को हम यूज़ करें कि हम सस्टेनेबल लेवल से डेवलपमेंट भी करें, ग्रोथ भी हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो। तो उसी के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे। सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारे पास आती है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ये हमारी सबसे पहला स्ट्रेटजी का पॉइंट है कि जो इनपुट है, हम उन सभी जब भी हमको प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हो जो इनपुट एफिशिएंट हो। इट मीन्स जो भी आपने इनपुट्स डाले हैं उसकी हेल्प से आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। सो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते टाइम हमें क्या देखना है, जो आपके मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकती है और बेस्ट यूटिलाइज कर सकती है आपके रिसोर्सेज को। सो इस केस में जो पर यूनिट जो इनपुट होगा उसके ऊपर बर्डन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप प्रॉपरली यूटिलाइज करके एफिशिएंटली वर्क करके उसे बहुत ईजिली मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट कर पाओगे। सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारी है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। सेकेंड है यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। use of environment friendly use of resources। it means हमें क्या करना है, सॉरी यूज दिस इज सोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस। हमें जो भी अपने पास रिसोर्स हैं, जो भी एनर्जी रिसोर्स है हम कह सकते हैं, उन सभी एनर्जी रिसोर्सेज के सोर्सेज को ढूंढना है। मीन्स ऐसे सोर्स हमें यूज़ करने हैं, यूटिलाइज करने हैं, हम कह सकते हैं जो ऐसे हों एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर इसका एग्जाम्पल हम लें, बहुत ही सिंपल सा, एनर्जी जनरेट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं और इसमें से मैक्सिमम वो सोर्सेज हैं जो यूज़ के साथ साथ डिप्लीट हो जाते हैं। तो उन रिसोर्सेज का यूज़ करने की बजाय अगर हम एलपीजी है, सीएनजी है, इनका यूज़ इंक्रीज कर दें, मतलब कुछ एरियाज़ में इनको हम ज़्यादा यूज़ करें, सो ये क्या होंगी, ये क्लीनर फ्यूल्स हैं इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, डीजल है, जो भी हम फ्यूल्स दूसरे यूज़ करते हैं उनके कंपैरिजन में ये जो फ्यूल्स हैं ये ज़्यादा क्लीन है। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल्स। ये हमारे क्लीनर फ्यूल्स हैं। क्लीनर के साथ साथ ये दोनों ही फ्यूल्स हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं उनका हम ज़्यादा यूज़ करें। सो ऑटोमेटिकली इससे बेनिफिट क्या होगा, जो बहुत सारी हज़ार्डस गैसेस हम लोग रिलीज़ करते हैं उनका अमाउंट हम डिक्रीज़ कर पाएंगे, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस पे इम्पेक्ट आ रहा है
वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी। तो पेट्रोलियम का यूज़ कम करके हमें ज़्यादा क्या यूज़ करना चाहिए, LPG एंड CNG का यूज़ इंक्रीज कर देना चाहिए। जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको डिस्करेज करना होगा कि वो वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करें। ये तो हम जनरली अर्बन एरियाज़ की बात करें जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं। अब एक पोर्शन हो रहा है हमारी सोसाइटी का जो डिवाइड है रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में मैक्सिमम लोग फ्यूल वुड या फ्यूल के लिए वुड का यूज़ करते हैं। तो हमें ये डिस्करेज करना होगा कि ये वुड का कम से कम यूज़ करें, और क्योंकि ये डिफोरेस्टेशन का कॉज है और ये अनवारंटेड डिग्रेडेशन भी क्रिएट करता है रिसोर्सेज का। कुछ नहीं पता कब तक इसका इम्पेक्ट आप पे आता रहेगा। तो इसी की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गोबर गैस प्लांट्स होते हैं उनको डेवलप किया जा सकता है, जो कि एक सोर्स बन सकते हैं डोमेस्टिक फ्यूल का। जो भी वेस्टेज, जो वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल से जो हमें मिल रहा है, उस सारे वेस्ट को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गोबर गैस प्लांट्स में, जिसकी हेल्प से आप वुड का यूज़ कम कर सकते हो और उन प्लांट्स से मिलने वाली जो गैस है, जो डोमेस्टिक फ्यूल क्रिएट हो रहा है, उसको आप एज ए सोर्स वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। सो इट मीन्स हमें क्या करना है, ऐसे रिसोर्सेज का, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जीज को क्रिएट करना है, अल्टरनेटिव सोर्सेज को लेकर आना है जो आपके इन्वायरमेंट के साथ भी फ्रेंडली हैं और डिप्लीट भी नहीं हो रहे हैं। उनको आप रिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पॉसिबिलिटीज हैं उन चीज़ों की। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स हमें पूरे रूरल एरियाज को डेवलप करना होगा। सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। हायर प्रायोरिटी पे उन चीज़ों को रखा जाए। मीन्स जब प्रायोरिटी कब होती है, जब स्टेट प्लानिंग कर रहा होता है। मीन्स जब भी हम पूरे स्टेट में डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं तो स्टेट प्लानिंग के टाइम पे हाई प्रायोरिटी पे रखा जाए उन एरियाज़ को जो ज़्यादा बैकवर्ड है, तो इन्हें हाई प्रायोरिटी दी जाए। ऑटोमेटिकली इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, हाई प्रायोरिटी पे रखने की वजह से आप इन एरियाज़ को जल्दी डेवलप कर पाओगे। और प्रायोरिटी रखने का मीनिंग यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्योंकि विलेजेस में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी का मेन रीज़न क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना रूरल एरियाज़ में, और जो रूरल अर्बन माइग्रेशंस हैं उनको चेक करना। जहाँ पे लगता है कि अगर माइग्रेशंस कम हो जाएंगे, वहीं पे आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन की नीड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं। सो रूरल माइग्रेशन को अगर हम कम कर सकते हैं, सो उसका एक ही वे है, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। और अगर रूरल माइग्रेशन अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो इससे हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जितना भी प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ लोग कम करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। सो ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होंगी, जब आप रूरल एरियाज़ को प्रॉपरली फोकस करके वर्क करेंगे। सो इसीलिए उनके लिए कुछ मेन प्लान्स बनाना इंपॉर्टेंट है जो उन एरियाज़ को डेवलप कर सके। तो ऑटोमेटिकली इस तरह के माइग्रेशंस का जो इशू आ रहा है वो डिक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए सोलर और विंड एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल। इस तरह की चीज़ों की बजाय हम क्या यूज़ करें, हम कन्वर्ट करें उन रिसोर्सेज को जो बहुत ईजीली आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो हम क्या करें, कन्वर्ट सनलाइट, हम सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर एनर्जी में, और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सो कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में बहुत सारे अबंडेंट रिसोर्सेज हैं सनलाइट के। सो वी कैन से इंडिया इज एंडोर्ड विद अबंडेंट सनलाइट विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया में ये रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और ये बहुत रिच सोर्स है एनर्जी का, जो बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो सनलाइट दोनों है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और नॉन एग्जॉस्टेबल भी है। मीन्स आप कितना भी यूज़ करो आपको रिन्यू होकर मिलती भी रहेगी, और साथ साथ ये एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली भी है। इसका कोई
लॉस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को या उसके डिग्रेडेशन के पार्ट में नहीं आता है। इसके बाद जो कन्वर्जन है सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बिकॉज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हम और इनोवेटिव होकर उसको और बेटर वे में यूज़ भी कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सोलर एनर्जी जो है वो एक इफेक्टिव आंसर है सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी, बट साथ साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी क्रिएट करता है। सो इट मीन्स 2 वर्क ही कंप्लीट करता है सेम टाइम पे। एक तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कम करता है जो कि डिप्लीशन के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। सो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाती हैं, और साथ में जब इस रिसोर्स का हम यूज़ करते हैं तो इससे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बिकॉज इसका कोई भी लॉस आपके इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करे, कोई भी इफेक्ट इसका नेगेटिव एनवायरनमेंट पे नहीं आ रहा है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनकरेज करता है, उसे इंक्रीज करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सनलाइट को कन्वर्ट करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे उसको यूज़ करना चाहिए। तो दोनों पार्ट्स आप इसमें शो करोगे, या एग्जॉस्टेबल नॉन एग्जॉस्टेबल भी है और साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, तो दोनों तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद जिस तरीके का फार्मिंग सिस्टम अभी क्रिएट हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हमने इंक्रीज किया, इरिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ लॉसेज ही हुए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करना होगा, बिकॉज जिस तरीके की फार्मिंग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिल सकते हैं। जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हम करते हैं क्रॉप की यील्ड को या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्रूशियल टाइम है जहाँ पे हमें स्विच करना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। हमें उस एक चीज़ को छोड़ के हमें जाना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो कि मेनली फोकस्ड होती है प्लांट और सॉइल की हेल्थ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलने वाली क्रॉप्स आपको कॉस्टली रहती हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि केमिकल्स वगैरह यूज़ करके आप प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, सप्लाई बढ़ जाती है, उसके ऐसे प्राइसेस नॉर्मल रहते हैं। यहाँ प्राइसेस हाई क्यों होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको कम प्रोडक्टिविटी देती है, बट ये ज़्यादा सेफ होती है, फूड का टेस्ट डिफरेंट होता है, डिजीजेस से हम हार्म नहीं होते, और सॉयल हेल्थ और प्लांट हेल्थ इंक्रीज होती है डिक्रीज होने की बजाय। तो इसीलिए हमें एक ऐसा टाइम पीरियड अब आ चुका है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमें आ जाना चाहिए, नॉर्मल फार्मिंग प्रोसेसेस को छोड़ के। तो कमर्शियल प्रोसेस को हमें कन्वर्ट करना होगा, जहाँ पे हम सिर्फ क्या चीज़ें यूज़ करें, ऑर्गेनिक थिंग्स का यूज़ करें या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मैनेज द वेस्ट। जितना भी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हाउस होल्ड गार्बेज है, इन सब चीज़ों को स्ट्रीम्स में डाल देना, रिवर्स में डाल देना, ये सब करने के बजाय इसके लिए सिस्टमैटिकली वेस्ट बनाए जाए, ताकि इस वेस्ट में से जितना आप रिसाइकिल कर सकते हो उसे आप रिसाइकिल करो, ताकि फर्दर यूज़ किया जा सके। अदरवाइज ऑप्शंस निकाले जाएं कि इस वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हाउस होल्ड वेस्ट है, उसे रिसाइकिल करके कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उस कंपोस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये क्या होगा, एक सिस्टमैटिकली वे होगा हाउस होल्ड वेस्ट को कन्वर्ट करने का मैन्योर में, और यही मैन्योर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करने के लिए। सो हम इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करें, उस कंपोस्ट को हम यूज़ करें मैन्योर के लिए, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और जो वेस्ट है आपका वो भी मैनेज हो जाएगा। सो इस तरह के स्टेप्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन डिस्पोजल ऑफ केमिकल इफ्लुएंट्स। कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए जाए ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल इफ्लुएंट्स। मीन्स जो भी कंपनीज अपने केमिकल इफ्लुएंट्स को ऐसे ही ड्रेन कर देती हैं, जिससे सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, सो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए जाए। सो इंडिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लॉज बनते बहुत ज़्यादा हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कम होता है, मीन्स वो इन्फोर्समेंट में कम आते हैं। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना, उनको स्टार्ट करना ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। केमिकल इफ्लुएंट्स जितने भी हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो सभी स्ट्रीम्स में, रिवर्स में बाहर नहीं जाते हैं। तो जो वाटर पोल्यूट होता है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेंजर क्रिएट करता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, और इससे आप सीरियसली वॉयलेट करते हैं लॉज को, जो कि ग्रोथ और इन्वायरमेंट को दोनों को ही लॉस पहुंचाते हैं। जब हम केमिकल इफ्लुएंट्स को ड्रेन करते हैं तो उससे जितना भी पोल्यूशन क्रिएट होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्लो कर देता है। सो इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए जाएं, कुछ लॉज बना दिए जाएं कि केमिकल इफ्लुएंट्स को ड्रेन करने से पहले या उनको अपने यूज़ के बाद जब भी आप उन्हें इनवेरिएबली छोड़ देते हैं कहीं भी स्ट्रीम्स में या रिवर्स में, और उनका जो डेंजर है, जो इन्वायरमेंट को हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ को हो रहा है, ह्यूमन लाइफ को हो रहा है, डिजीजेज जो स्प्रेड हो रही हैं, उन सब चीज़ों से हम सेव कर सकें। सो उसके लिए केमिकल इफ्लुएंट्स को पहले ट्रीट किया जाए, उसके बाद उनको आगे उनके बारे में प्लानिंग की जाए कि किस तरीके से उनको जो वेस्ट है उसको मैनेज किया जाएगा, ना कि डायरेक्टली उनको रिवर्स और स्ट्रीम्स में ट्रेन कर दिया जाए। तो इस तरह के कुछ लॉज बनाए जाए ताकि लोग उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो ये जो सीरियस वायलेशन हो रहा है, लॉज को जो तोड़ा जा रहा है, उन्हें हम डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 8 पॉइंट, कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरजनरेशनल इक्विटी। कंजर्व नेचुरल एसेट्स मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमें नेचुरली मिले हुए हैं उन सभी को कंजर्व, संभाल के रखना, प्रॉपरली यूटिलाइज करना, फॉर इंटर, जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं, जो प्रेजेंटली जो जनरेशन्स हैं, उनको वो चीज़ें इक्वली मिल सके। सो उस इक्विटी को क्रिएट करने के लिए इन्हें कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी का मीनिंग क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन्स दोनों को। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलेंगी? जब प्रेजेंटली हम माइक्रो लेवल पे भी बेटरमेंट चाहेंगे, तभी मैक्रो लेवल पे वो काम होगा। मीन्स जब आप स्मॉल लेवल पे कोई वर्क करते हो तो आप उसे एक बेटर वे में अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हो। सो उस स्मॉल लेवल पे अगर बेनिफिट होगा तो उसके साथ साथ ही मैक्रो लेवल पे यानी कि लार्ज लेवल पे भी वो बेनिफिशियल रहेगा। और स्मॉल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल का मीनिंग हम इसको रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट के साथ। अगर आप प्रेजेंट में बेटर वर्क कर रहे हो तो फ्यूचर जनरेशन्स ऑटोमेटिकली उससे बेनिफिशियल बेनिफिट को ले पाएंगे, आपके साथ डिवाइड कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल इसका हमने लिया हुआ है यहाँ पे, चिपकू मूवमेंट जो कि नॉर्थ में हुआ था। इसे अपिको मूवमेंट बोला गया था साउथ में, जो कि ट्रीज़ को काटने के लिए किया गया था। लोगों ने ट्रीज़ के साथ उनको पकड़ के वो खड़े हो गए थे ताकि उनकी कटिंग ना हो, ट्री फेलिंग जो थी उसको स्टॉप किया जा सके ताकि डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज हो। तो अगर इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं तो बहुत ईजिली हम नेचुरल एसेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड में इंटर जनरेशनल इक्विटी को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जनरली हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करते हैं जब भी हम कहीं आना जाना करते हैं। तो अगर हम पब्लिक मीन्स का यूज़ करना शुरू करें तो ये कंफर्टेबल भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, और इसकी हेल्प से पोल्यूशन कम क्रिएट होगा, रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन कम होगा, और इनके प्राइजेस और आप जब पर्सनली कोई व्हीकल यूज़ करते हैं उस पर लगने वाली कॉस्ट काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए हमें पब्लिक मीन्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे दिल्ली में मेट्रो है, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सब अर्बन एरियाज़ के लिए। ऐसे डिफरेंट नेशंस में बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारे सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं जिसमें आपको पब्लिक मीन्स की फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो प्राइवेट व्हीकुलर ट्रैफिक को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे वर्किंग बर्डन बहुत ज़्यादा, जैम्स वगैरह जनरली लगे रहते हैं, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इससे रिड्यूस किया जा सकता है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, और अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली रैपिडली ग्रोथ भी करेंगे, तो गवर्नमेंट इन पर और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको ये डिफाइन करते हैं कि किस वे में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटजीज आप प्लान कर सकते हो
जिससे जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो ईजी हो जाएंगी। तो कौन से प्लान्स हम इसके लिए ले सकते हैं? जनरली हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो यही है कि हमें एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगर हम इसका एक समरी ब्रीफ करना है इसको, तो ये जो अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है किस चीज़ को लेकर करनी है? 2 एक्टिविटीज़ की जो सबसे ज़्यादा वेस्ट को जनरेट करती हैं, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज़। कि जब भी हम इन एक्टिविटीज़ को करें तो बहुत ही ध्यान से इनका यूज़ करें ताकि इन चीज़ों से प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। दूसरा, ये ज़्यादा कंसर्न्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर कि सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी फिनिश नहीं होती हैं। इसीलिए हमें सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस नहीं रहना है, हमें प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों जनरेशन्स के लिए इक्वली वर्क करना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। इसके बाद ये डिपेंड करता है कि जो रियल कॉस्ट है, जो हम एफर्ट्स करते हैं, उस मॉनेटरी बेनिफिट को सभी को वो मिले। मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स का, वर्क का, वो इक्वल होना चाहिए ताकि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जब अपॉर्चुनिटीज़ सबको इक्वल मिलेंगी तो पॉवर्टी डिक्रीज होगी और ऑटोमेटिकली बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो उनके लिए भी यहाँ पे वर्क किया जाता है। अब अगर हम इस सारे पॉइंट्स को समराइज करते हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या निकल के आती हैं, किन किन चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स, जो प्रोडक्शन करते हैं ताकि कंज्यूमर्स उन चीज़ों को परचेज कर सकें। एक हमारे पास आते हैं कंज्यूमर्स, जिनका मेन रोल होता है कि वो प्रोड्यूस्ड चीज़ों को, सर्विसेज को या गुड्स को परचेज करेंगे और उनका यूज़ करेंगे। तो जनरली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कॉन्शियस रहना चाहिए कि वो ऐसी ही टेक्निक्स का यूज़ ज़्यादा करें जब भी वो प्रोडक्शन करते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स हैं, और ऐसे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की हेल्प से हो सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव सोर्सेज कौन से होंगे? जो आपके नॉन एग्जॉस्टेबल हैं, तो इनका यूज़ आप बहुत इजीली बार बार कर सकते हैं। ये नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। एज अ कंज्यूमर अगर हम देखते हैं तो हमें कॉन्शियस रहना है एनवायरनमेंट के बारे में, किस तरीके से हमें क्या यूज़ करना है। हमें फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना है जो किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को लॉस नहीं पहुंचाती हैं। हम उन चीज़ों को परचेज करें और उनको यूटिलाइज करें। इसके बाद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मीन्स जो है उनका यूज़ करें गार्बेज डिस्पोजल के लिए, जिससे सबसे ज़्यादा हम लोग जो हाउस होल्ड गार्बेज कहीं भी डिस्पोज कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, तो प्रॉपर एक सिस्टम क्रिएट किया जाए जिससे गार्बेज डिस्पोजेबल प्रॉपर मैनर में हो, ताकि इससे होने वाला जितना भी लॉस है एनवायरनमेंट को उसको हम डिक्रीज कर सकें। तो ये तभी पॉसिबल है जब कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों अपने बिहाफ पे कंसर्न रहेंगे एनवायरनमेंट के लिए, कॉन्शियसली यूज़ करेंगे सभी चीज़ों को। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड भी हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस के भी हैं, इसीलिए हमें कोशिश क्या करनी है, उनके ऑल्टरनेटिव एरियाज निकाले जाएँ। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया, पेट्रोलियम और डीजल के वे पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम विंड और सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, या उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी उनका यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह के ऑल्टरनेटिव हमें सोर्सेज यूज़ करने चाहिए। सो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, स्ट्रेटजीज इसका लास्ट टॉपिक था। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ पावर पॉइंट्स को, जो इसके रिवीजन पॉइंट्स हैं कि ओवरऑल इस चैप्टर में हमने मेन चीज़ों को क्या क्या मेन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। सो इसमें हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की। क्या मीनिंग है एनवायरनमेंट का? एनवायरनमेंट मीन्स इट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। सो हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज all those conditions which affects human life। आपकी सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ह्यूमन लाइफ को कहीं भी अफेक्ट करती है, उसका कोई भी इम्पेक्ट आपकी लाइफ पे आता है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे बायोटिक हों, एबायोटिक हों, उन सभी पे, तो उनका इफेक्ट आपकी लाइफ पे क्या होगा? वो सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट हमारे लिए,
और क्या इसके फंक्शंस हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या आता है, इट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, इट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ये आपको प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। जो भी चीज़ें हमें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फॉर प्रोडक्शन। इट सस्टेन्स लाइफ, एनवायरनमेंट है तो लाइफ है, अदरवाइज हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो इट सस्टेन्स लाइफ। थर्ड थिंग इज इट एसिमिलेट्स वेस्ट। हर एक एक्टिविटी क्या क्रिएट कर रही है, वेस्ट क्रिएट कर रही है, प्रोडक्शन भी और कंजप्शन भी। तो ये सारा जो वेस्ट है कौन एसिमिलेट करता है, अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, एनवायरनमेंट कर लेता है। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है कि आप इतने वेस्ट को एसिमिलेट कर सको, और नेक्स्ट डे की आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। इसीलिए ये एसिमिलेट करता है बहुत सारे वेस्ट को। इट एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही आप बेटर चीज़ों को यूज़ करोगे। इट मीन्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी। सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2 बेसिक एलिमेंट्स। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं एनवायरनमेंट के लिए। बेसिकली 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। 2 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। 2 बेसिक इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे बेसिक इश्यूज हैं। अगर ये सॉल्व आउट हो जाते हैं तो अपने आप ही डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड ग्रोथ कर सकता है, स्पीड से इंक्रीज हो सकता है। सो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। 3 टाइप्स के पोल्यूशन हमने डिस्कस किए थे, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इस तरह के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम एक्सेस यूज करते हैं उतने ही ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो चीज़ें रिमेनिंग नहीं रहेंगी। तो अगर ये दोनों इश्यूज कंटिन्यू रहते हैं तो जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जिसमें ये पॉसिबिलिटी होगी नहीं कि आप प्रॉपर डेवलपमेंट कर सको। तो इस तरह का डेवलपमेंट बेसिकली प्रॉपर नहीं होता है या बेनिफिशियल नहीं होता है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन का, दैट इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है वो इंक्लूड करता है 3 टाइप्स के पोल्यूशंस को, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, ये 3 तरह के पोल्यूशन है जो इसका पार्ट है। सेकेंड आता है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपका डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिफोरेस्टेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये तीनों चीज़ें आपका इसका पार्ट है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, इसके बाद हमारे पास आता है डिफोरेस्टेशन, और फिर हमारे पास आता है एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए वर्क करते हैं, जिसमें 3 तरह के पोल्यूशंस हैं, और उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेसिव यूज करना। जितने ज़्यादा आप रिसोर्सेज को एक्सेसिव यूज करते हो उतना वो प्रोड्यूस नहीं होते, रिन्यू नहीं होते। इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज़ करना है और उन्हीं रिसोर्सेज के हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं, जैसे हमने एनर्जी वाला एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किया था अभी। इसके बाद हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को क्रिएट करती हैं।
सो वो कौन कौन से कॉजेज हैं या क्या उनका इम्पेक्ट हमारी सोसाइटी पे आता है या हमारे एनवायरनमेंट पे आता है. सो द डिफरेंट कॉजेज विच क्रिएट्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर, first one is explosive population. So the first cause is explosive population. जितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है कॉन्टिन्यूसली, उतना ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो भी इंक्रीज हो रहा है. और यूज़ इंक्रीज होने के साथ साथ इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो हम कह सकते हैं एक्सप्लोटेशन जो है रिसोर्सेज का वो इंक्रीज हो गया. तो इसीलिए किस चीज़ पर वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की. तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होती है तो ऑटोमेटिकली यूज़ कम हो जाएगा और हम उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे. सेकेंड प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. पॉल्यूशन क्रिएट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है. जनरली हम रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो रूरल एरियाज में मैक्सिमम लोग क्या यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. अब ये जो फ्यूल वुड है ये कब डिक्रीज होगा, कब लोग इसे कम यूज़ करेंगे, जब वो उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो वो बेटर रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे, तो वो भी ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट होंगे. बट जब तक ऐसा नहीं होगा तो वो हमेशा फ्यूल वुड को ही यूज़ करते रहेंगे और डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करेंगे जो कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए वर्क करता है. तो एक तरीके से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी भी एक कॉज है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. इस पॉइंट को हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं. अर्बनाइजेशन को हम रिलेट करके पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज वाले पॉइंट से. एक पॉइंट हमारा इसी टॉपिक में आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि अर्बन एरियाज भी सेटअप होंगे. जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा अर्बन एरिया भी डेवलप होगा. इट मीन्स इंडस्ट्रीज सिर्फ डेवलपमेंट ही क्रिएट नहीं करती हैं, वो एक इशू भी क्रिएट करती हैं, वो है अर्बनाइजेशन. जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ इंक्रीज हो जाएगा. सो इसीलिए अर्बनाइजेशन भी एक बेटर नहीं है एरिया जिसको हम क्रिएट करें, क्योंकि अर्बनाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड बढ़ जाती है. डिमांड बढ़ने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे पॉपुलेशन का बर्डन इंक्रीज होगा, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जाएंगे. तो ये सारे इश्यूज क्यों क्रिएट होंगे, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो ये दोनों चीज़ें ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. insecticides, pesticides and use of chemical fertilizers. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हम कॉन्टिन्यूसली इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते आ रहे हैं. जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है. सो वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन इट मीन्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो ये भी एक रीज़न है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का. कॉन्टिन्यूस वाटर लॉगिंग रहने की वजह से सैलिनिटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है लॉन्ग टर्म में. इट मीन्स ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की नीड इंक्रीज होगी. तो जितने ज़्यादा ही मल्टीप्लाई होंगे उतना ही क्या क्रिएट करेंगे, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे. एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करेंगे प्लस नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट करेंगे.
सो इट मीन्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को कम से कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना होगा ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अदरवाइज ये भी कॉन्टिन्यूस पोल्यूशन क्रिएट करेगी और इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती जाएगी। सो ये कुछ रीजंस हैं जो ये शो करते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्रिएट क्यों होता है, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उसको इंक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को सेव कैसे करें, ये तो हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अब एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें, सारे पॉइंट्स को हम रिवर्स कर देंगे। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी सोशल अवेयरनेस। लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी काम जब वो कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे आ रहा है और किस तरीके से नेगेटिवली वो हार्म करने वाला है। सो अगर वो अवेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली वो पर पर्सन अगर डिग्रेडेशन डिक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी इकोनॉमी का डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा। तो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता होना चाहिए किसी भी काम को करने से उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे या एनवायरनमेंट पे वो कैसा जा रहा है। सेकेंड थिंग इज पॉपुलेशन कंट्रोल। जो रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में उसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट, इसको इन्फोर्समेंट में लेकर आना। इन्फोर्समेंट मीन्स लागू कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना। 1986 में इस एक्ट को प्रिपेयर किया गया था। मेन मोटिव यही था कि एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे किया जाए, जो इश्यूज बढ़ रहे हैं उनको कैसे हम सॉल्व करें या कैसे उनको डिक्रीज करें। तो उसके लिए वर्क करना, स्ट्रिक्ट रूल्स बना देना और लॉज बना देना। इसके बाद कुछ ऐसे कैंपेन्स जो डिफॉरेस्टेशन का रिवर्स हो सकते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा आप डिफॉरेस्टेशन करें उससे कहीं ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करें, क्योंकि ट्रीज़ को ग्रो करने में भी टाइम लगता है। तो एफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, वो दोबारा से बैलेंस में आ जाए। देन कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन। कंट्रोल ओवर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये दोनों ही एरियाज डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट साथ साथ बहुत सारा पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल एरियाज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो उनका ओवर यूज डिक्रीज करना। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारा एयर पॉल्यूशन स्मोक की वजह से इफ्लुएंट्स को ड्रेन करके वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन ही क्रिएट करते हैं, तो उसको हमें कम करना होगा। सो इस पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है वाटर मैनेजमेंट करना, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो अगर हम उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसीलिए वाटर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। देन हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसके साथ साथ जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको भी मैनेज करना। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Last one is improving housing facility. Improving housing facilities. जितने भी एरियाज में हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, स्लम एरियाज में ज़्यादा क्राउड है, उनको प्रॉपरली डिवाइड करने के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो जितने ज़्यादा लोग बेटर एरियाज में रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर वो फैसिलिटीज़ गेन कर पाएंगे, उतना ही पोल्यूशन डिक्रीज होगा, प्रॉपर डिस्पोजल होगा चीज़ों का, तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन स्लो हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट मीन्स अ प्रोसेस। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है that what is the meaning of sustainable development. So a process of development, actually meaning होता क्या है इसका, जिस केस में आपको दोनों जगह बेनिफिट्स हों, प्रेजेंट में भी बेनिफिट और फ्यूचर भी आपको उसका बेनिफिट मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी कैन सी दैट अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट that does not cause
any harm to environment. एक ऐसा डेवलपमेंट जो कोई भी हार्म ना पहुंचाए एनवायरनमेंट को, और it does not cause environmental degradation, and therefore do not reduce the production capacity for the future generation, and do not reduce production capacity for future generations. It means प्रेजेंट के साथ साथ हमें फ्यूचर को हमेशा फोकस्ड रखना होगा. सो ये रिवीजन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का. ये मेन पावर पॉइंट्स थे.